PSLV D1 1993 में भारतीय मुसलमानों पर पीएम मोदी का बयान, कहा अलकायदा के इशारों पर नहीं नाचेंगे भारतीय मुस्लिम, देश के लिए मर मिटेंगे भारतीय मुसलमान। पीएम मोदी के बयान की हुई तारीफ, मुस्लिम धर्मगुरु और नेताओं ने कहा यह अच्छा संकेत है। मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक समाप्त, महायुति कायम रहेगी, जल्द होगा सीट बंटवारे पर फैसला। लद्दाख से पीछे हटे चीनी सैनिक भारतीय सीमा पर लगातार 4 दिनों से घुसपैठ कर चुमार में चहलकदमी कर रही चीनी सेना अब वापस लौट रही है। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच अभी तक तालमेल नहीं बैठ पाया है, लेकिन मुंबई में हुए बीजेपी की बैठक में बीजेपी ने साफ किया है कि महायुति कायम रहेगी, महायुति बिखरेगी नहीं। साथ ही बीजेपी ने ये भी कहा है कि हम सीटों के बंटवारे का फैसला शिवसेना पक्ष को भेजेंगे, उसके बाद ही सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना का अलायंस हुआ 25 साल पहले, तो 25 साल पहले जब शिवसेना भारतीय जनता तो 32 जगह लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी का लड़ने के लिए एक सूत्र तय हुआ और उसमें 16 जगह खाली शिवसेना लड़ती थी। धीरे धीरे ये 25 साल में भारतीय जनता पार्टी की 6 जगह जो है राज्यसभा लोकसभा की वो शिवसेना को हमने दे दी, क्योंकि अलायंस टिकना चाहिए, रहना चाहिए। अलायंस अवैध है ये दिखाने के लिए और करने के लिए और मजबूती के रहने के लिए हमने हमारी जो जगह की 6 सीट वो हमने शिवसेना को दी और भारतीय जनता पार्टी 32 में से 26 पर आई। अभी जहां महायुति हुई वहां हमने रामदास जी आठवले को जो जगह दी वो हमारी प्रकाश जावड़ेकर की सिटिंग जगह दी, मतलब 7वीं जगह हमने दी। तो हमने ये शिवसेना से अपील किया कि जब 7 जगह शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने हमने ही त्याग किया है, उसके अगेंस्ट में आपने एक भी विधानसभा की सीट हम लोगों को नहीं दी। हमारी तो वैसे 42 सीट होती है कि आपने 42 सीट देना चाहिए लोकसभा के अगेंस्ट में, फिर भी युति कायम रखने के लिए हमने ये त्याग किया। अभी हमारी ये मांग रही शिवसेना के साथ कि जो 25 सालों में जो सीट कभी शिवसेना ने जीती ही नहीं, जो सीट ऐसे 59 सीट है कि जो कभी जीती ही नहीं, आज तक 25 साल में जीती नहीं, ऐसे सीट के बारे में चर्चा करके उसमें से कुछ सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। हमने त्याग किया है युति रखने के लिए, हमने खाली ऐसा नहीं किया है। 7 जगह हमने आपको दी है और वो भी सिटिंग सीट थी हमारी, कई सीट उसमें से सिटिंग सीट लोकसभा की, राज्यसभा की। तो हमारी मांग है कि जब हमने इतने 7 सीट लोकसभा की आपको दी और आप उसमें से जो कभी चुन के आई ही नहीं, वो जगह वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के गले में डालने की वजह हम लोगों को अगर देते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि वो पार्टी में आ जाए। 15 अक्टूबर को कांग्रेस राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करने के लिए महायुति कायम रहनी चाहिए, ऐसी भावना कोर टीम में महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कोर टीम के सदस्य ने रखी है। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय ओम प्रकाश माथुर जी के अध्यक्षता के नीचे ये बैठक शुरू है। इसके पहले भी जब तनाव के प्रसंग आए तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से बड़ा दिल करते हुए युति आगे जाने के लिए काम किया है। जब सम्माननीय शरद पवार जी को पंतप्रधान बनाने की भाषा शिवसेना के माध्यम से की गई, उस समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिल बड़ा रखते हुए महाराष्ट्र की जनता के हित की बात सोची और हम आगे गए। अभी भी हम यहीवादी को हटाना ही हमारा लक्ष्य है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात अभी नहीं है। हमें तो गरीब जनताओं की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, गरीबों के सम्मान में
महायुति मैदान में ये विचार के साथ आगे जाने की हमारी सोच है। और इसलिए जो 119 का फार्मूला शिवसेना की ओर से दिया गया है, ऐसा हमें कई सूत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कई सूत्रों के माध्यम से ये चर्चा ना हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा यही प्रस्ताव है कि 59 जगह पे 25 सालों में शिवसेना ने विजय हासिल नहीं की है, 19 जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल नहीं की है। तो हम एक एक सीट के बारे में सोचे और सम्मान और समाधान के साथ युति होनी चाहिए, महायुति आगे जानी चाहिए। ये भावना भारतीय जनता पार्टी ने कोर टीम में व्यक्त की है और यही भावना के साथ हम अपना प्रस्ताव शिवसेना प्रमुखों को देने वाले हैं और वो महायुति कायम रहनी चाहिए, इस भावना के साथ हमें प्रतिसाद। वहीं दूसरी तरफ मातोश्री में चल रहे बैठक के बाद आदित्य ठाकरे ने भी साफ किया कि महायुति कायम रहेगी और सीट बंटवारे को लेकर किसी ने भी अपना रुख साफ नहीं किया है। बातचीत तो आज पहले जो भी कहा जा रहा था कि फ्रीज है वो थॉ हो गया, जो बातचीत जारी थी उसको आगे लेके गए हैं। बिल्कुल फॉर्मूला पे बात हो रही है, दोनों साइड से प्रस्ताव है, लेकिन वो जो है ओम जी और रुद्र जी फाइनल जो कोई कॉल होगा वो डिसाइड करेंगे और फिर दोनों प्रेसिडेंट्स डिसाइड करेंगे। लेकिन ये दोनों पार्टियों का मनोदय है कि युति बरकरार रहे और वो शिवसेना तो कर रही है, करेगी। देखो जाहिर है कि हमारा कैंडिडेट तो आपको सबको पता है, हमने कैंपेन भी जारी की है और इसमें मुख्यमंत्री कौन है क्या है, मुझे लगता है इससे बढ़कर उद्धव जी के मन में जो महाराष्ट्र के लिए सपना है, जो कर दिखाना चाहते हैं, वो बात हमें आगे लेके जानी है और इसमें हर शिव सैनिक, हर युवा सैनिक आगे बढ़कर काम करेगा। मिशन 150। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी पार्टी भवन में महाराष्ट्र के सार्वजनिक निर्माण मंत्री छगन भुजबल ने महायुति और अघाड़ी पर दिया बयान। भुजबल ने कहा कि सभी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, तभी हर पार्टी का दमखम सामने आएगा। आप जो बोल रहे हैं कि उनमें हमारी बातचीत नहीं हो रही है और जिनमें बातचीत हो रही है उसमें कितना झगड़ा आप देख रहे हो, तो कम से कम इतना झगड़ा तो लोगों के सामने हमारा नहीं आया है। हर पार्टी बोल रही है कि बस हमको इतनी जगह चाहिए, हम इतने बलवान हैं, इतने बलवान हैं। देख रहे हैं कि शिवसेना बीजेपी का क्या होता है। अब तो आप लोगों ने जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है कि वो अलग अलग लड़ेंगे और सही मायने में देखा जाए तो ये भी सही है कि ठीक है, अगर चाहते हैं सब लोग अपने अपनी जो कौन कितना बलवान है तो सब लोग जो है इंडिपेंडेंट लड़े, तो ये जो सच्चा बलवान कौन है, शिवसेना है या कांग्रेस है या बीजेपी है या राष्ट्रवादी है या कम्युनिस्ट है, सब सामने आ जाएगा। अब तो मैं समझता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं चर्चा, कहाँ, क्योंकि इलेक्शन एक तो डिक्लेयर हो गया है और अभी तक जो है ना आघाड़ी बन रही है ना युति में जो है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गठबंधन और आठवले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इसीलिए तो इतने देर हुई है कि हम तो 144 पे हमारा उतना ही कहना है कि हमें 144 सीट्स चाहिए। मला ते बजेटमध्ये तरतूद करून करता आलं असतं तर बजेटमध्ये 350 कोटी रुपयाची तरतूद करून मी साधारण 50 टोल बंद करण्याच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी निर्णय घेऊ शकलो, परंतु हा मोठा निर्णय होता। महाराष्ट्रातली 40% जनता ही त्या टोलवरून येणार होती, म्हणजे माझ्या कोकणातले तिन्ही जिल्हे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि तिकडं कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, पुणे, नगर, औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, बीड एवढे सगळे जिल्हे ते त्या खारघर टोलवरून येणार होते आणि 40% जनतेला 1200 कोटी रुपये भरून जर टोल बंद केला तर काही त्या ठिकाणी बिघडत नव्हतं। कारण आपण जो प्रश्न विचारताय तो अनेकांनी त्या ठिकाणी विचारला, आम्ही पण त्याच्या संदर्भातली माहिती घेतली। तुम्हाला हेही माहिती आहे की रामदास आठवलेंना सुरुवातीला पवार साहेबांनीच आमदार नसताना मंत्रीपद दिलं, नंतर त्यांना आमदार केलं, नंतर त्यांना सरकारमध्ये सहभागी करून त्यांच्या कोणी ना कोणी प्रतिनिधींना आम्ही आमदार करत होतो, राज्य मंत्रिमंडळामध्ये त्या ठिकाणी संधी देत होतो। अशा पद्धतीने अनेकदा पवार साहेबांनी पुढाकार घेतला, म्हणूनच पंढरपूर लोकसभा मतदारसंघातनं पण त्यांना निवडून आणण्याचं काम केलं जात होतं। ही वस्तुस्थिती आहे। पाठीमागच्या काळामध्ये शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातनं त्यांना उमेदवारी दुर्दैवाने तिथं अपयश आलं आणि त्याच्यातनं ते थोडेसे नाराज झाले। आणि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। शिव संग्राम पार्टी के अध्यक्ष विनायक मेटे ने गठबंधन पर क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं।
शिव संग्राम पार्टी के अध्यक्ष विनायक मेटे साहब आज हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है उनमें उनकी किस तरह से तैयारी है और कौन सा गठबंधन होगा जिनका उनको सपोर्ट रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम पूछना चाहेंगे कि आने वाला जो इलेक्शन है किस तरह की तैयारी के साथ में आप उतर रहे हैं, किस तरह का आपका जो है वो मोनोपोली रहेगा महाराष्ट्र के लिए या सीटों के लिए अपने बलबूते पर लड़ने वाले? नहीं, देखिए महाराष्ट्र के अभी असेंबली के जो चुनाव अभी चल रहे हैं उसके डिक्लेयर हुए हैं, उसमें हमें शिव संग्राम पार्टी ये महायुति का एक घटक दल है। महायुति में आज 6 पार्टियां हैं, शिवसेना है, बीजेपी है, शिव संग्राम है, आरपीआई है, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना और राष्ट्रीय समाज पार्टी है। ऐसे 6 लोग या ऐसे 6 पार्टी घटक दल मिलकर महायुति बनी है और ये महायुति के माध्यम से ही हम अभी जो आने वाले महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव को हम उसका सामना करेंगे और ये चुनाव लड़ेंगे साथ साथ। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें भी काफ़ी सपोर्ट के साथ में जो महायुति ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया काफ़ी काबिल तारीफ है। इस बार भी आप साथ में हैं, लेकिन जहां तक सीटों की बात है तो आपकी तरफ से आज हमने देखा कि जिस तरह से मातोश्री में अभी बैठक चल रही है और सीटों के बंटवारे की बात हो रही है और वो जिस तरह की माथापच्ची चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका भी उसमें पार्ट रहेगा या डिसाइड उनको करना है या आपकी तरफ से कोई प्रपोजल गया है? देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपने भाई नरेंद्र जी मोदी जी का नेतृत्व था। बीजेपी एक अकेली बड़ी पार्टी थी। महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के पार्लियामेंट के चुनाव लड़े थे, उसमें हम सभी 6 पार्टियां थे और पूरे देश में और महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारा आक्रोश था जनता में। उसका हमें फ़ायदा मिला और 42 सीटें पार्लियामेंट के हमारे चुन के आ गई। अभी उसके आगे अभी महाराष्ट्र के चुनाव अभी चल रहे हैं, तो हमारे सभी पार्टी दल महायुति यही मुद्दा लेकर जो 15 साल से यहाँ महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो इतने बुरे काम किए हैं, पूरे महाराष्ट्र को पीछे धकेल दिया है। विकास के नाम पे सिर्फ घोषणा हुई है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार के सभी उच्च रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के जनता के अंदर पूरा क्रोध है। तो ये सब मुद्दे लेकर हम लोग असेंबली में चुनाव के उसका सामना करेंगे और सामने लोगों के बीच ये सब मुद्दे लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, विनायक मेटे साहब, एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए आप, चाहे यूपी की बात कर लीजिए, चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, जो चीज़ कही जा रही थी कि नहीं मोदी का जादू अभी तक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिवर्स गियर में गाड़ी बनती नजर आई। तो आपको ये चीज़ लगती है कि अगर लोकसभा की बात आती है तो लोगों का अलग नज़रिया होता है और जब विधानसभा की बात आती है तो अलग नज़रिया होता है, तो कहीं ना कहीं ये असर आपको लगता है कि यहाँ के इलेक्शन में पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ जो अभी जो उपचुनाव हुए हैं देश के अंदर कई स्टेट में, उसका असर यहाँ कुछ भी नहीं होगा। देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन में काफ़ी अंतर होता है। वहाँ लोकल जो कैंडिडेट उसका एक महत्व रहता है, वहाँ के इशू ये एक अलग होते हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या उसका असर नहीं होगा, इसका कारण ये है कि पिछले 15 साल से जितना बुरा करना है इस आघाड़ी सरकार ने, कांग्रेस और एनसीपी ने, उतना बुरा करने का काम महाराष्ट्र में इन लोगों ने किया है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बिल्कुल निजी तौर पे आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपका गठबंधन एनडीए जो है वो सत्ता में आता है, आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, अभी वो बहुत आगे की बात है। पहले अभी हमारे सीटों के बंटवारे में ही गाड़ी अटकी हुई है, तो बाकी का बहुत आगे की बात है। अभी पहले सीटों का बंटवारा होने दो, चुनाव होने दो, रिजल्ट आने दो, फिर हमारी गवर्नमेंट आने दो, फिर बाद में तय होगा कि देखिए फिर महायुति बैठकर तय करेगी
फिर बाद में बीजेपी के जो श्रेष्ठ हैं नेता लोग हैं वो उनकी राय देंगे, शिवसेना की नेता है वो राय देंगे, और कौन सी पार्टी को किसको ज़्यादा सीटें मिलती ये भी देखना पड़ेगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होगी और बाद में निर्णय होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनायक मेटे साहब, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस बार जो महाराष्ट्र में है वही मोदी वाला जादू चलेगा और महाराष्ट्र में उनकी युति की ही सरकार आएगी। हालांकि उनके मंत्रिमंडल में आने की बात को फिलहाल वो टाल रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज़, मुंबई। भिवंडी शहर के परशुराम टावर स्टेडियम में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की ध्यान में रखते हुए आम सभा का आयोजन लिया गया, जहां पर हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने सभी मुस्लिम को एक होकर अपनी ताकत दिखाने की बात कही है। दादर है, लालबाग है, चलो मोहतरम सोनिया गांधी, दादर से आप मुसलमान को जिता दो। मोहतरम शरद पवार साहब, आप लालबाग से मुसलमान को जिता दो। अकबरुद्दीन ओवैसी अपना बोरिया लेकर हैदराबाद को जाने को तैयार। सारी सेक्युलरिज्म की हिफाजत हमसे, सेक्युलरिज्म की तवक्को हमसे, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट हमसे, तो फिर आप क्या करेंगे भाई? हम क्यों दो? आज लोग कहते हैं कि वो तकसीम होंगे, नहीं होंगे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र का 80% मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहता है, महाराष्ट्र का 100% मुसलमान कांग्रेस की धोखेबाजी से बेजार हो चुका है, एनसीपी के धोखेबाजी से नाराज हो चुका है। अब कुछ भी हो जाओ, महाराष्ट्र का मुसलमान न कांग्रेस को वोट देने तैयार है। मशहूर अभिनेत्री और भाजपा की सांसद हेमा मालिनी के मथुरा में विधवाओं के ऊपर किए गए टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस की महिलाओं ने मुंह में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रकट किया और साथ ही उनकी सद्बुद्धि के लिए बादाम भी बांटे। मैं ही कहना चाहती हूँ, हमारे जो महाराष्ट्र बम्बई की हैं महिला लोग विधवा, वो जाती हैं मथुरा में, अपना मंदिर में जाती हैं, अपना थोड़ा जीव मान करती हैं। वो हमारे कांग्रेस की जितनी महिला विधवा हो, अपनी पति वाली हो, हमारी कांग्रेस सोनिया गांधी तो कुछ मदद कर सकती है। जब ये महिला, ये हीरोइनी मदद नहीं कर सकती तो हमारे ऊपर कीचड़ क्यों उठाती है कि आती है वहाँ से हमारे मथुरा में गंदा करती है, भिखारी बनती है। तो हमको भीख कभी दी है? को ऐसे बोलने को उनका अधिकार है। हमारे खासदार जी के नेतृत्व में मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती शीतल म्हात्रे, अन्य महिला कांग्रेस की पदाधिकारी, क्या हेमा मालिनी ने कभी विधवाओं का रोल नहीं किया? अंदाज पिक्चर में एक कुंवारी माँ का रोल किया है। बहुत सारे पिक्चर में उन्होंने विधवाओं के चरित्र पे भूमिका निभाई है। तो उनको भूमिका निभाने के वक्त विधवाओं का कुछ उनको निसंदेह नहीं हुआ। जो आज वो विधवाओं के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दे रही है, ये बहुत गलत है। उनको बोलो आप पिक्चर में काम करो, वही अच्छी लगती है। आप थाने ग्रामीण की नवघर पुलिस ने 9 सितंबर को भाईंदर के एक स्टील गोदाम के गार्ड को बंधक बनाकर लूट करने वाले गिरोह के 5 लोगों को चोरी किए गए माल के साथ गिरफ्तार किया। ये सभी चोर बेधड़क मीरा भाईंदर और उसके आसपास के इलाकों में देर रात चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। 9 सितंबर को विद्याचल चौरसिया उन्होंने यहाँ कंप्लेंट दर्ज की थी कि उनके कारखाने से 2.5 लाख का माल चोरी हुआ था। वैसा ही उनके जो पास वाले दूसरे इंडस्ट्री से उसमें से ही स्टील की चोरी हुई थी। ऐसा 4.5 लाख रुपए का माल चोरी हुआ था। तो उन्होंने वहीं मुंबई के वडाला के टीटी इलाके में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 11 साल की एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर रेप का मामला जो है सामने आया है। तहकीकात के दौरान पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चारों आरोपियों को अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया है। हम लोग अपना घर में था, ये लड़की आई थी इधर, मैं सोचा कि अपना इधर पढ़ लिख के आएगी, छुट्टी होएगी फिर गाँव में जाएगी। ये लड़की जाती थी स्कूल में
अपना उधर जो है कि इसको छेड़ता था, छेड़ के इसको ज़बरदस्ती लड़की को धमकी चमकी दे के हम लोग उधर था इधर ले आके चलाया। इधर लड़की आ गई, इधर हमारे घर पे कोई नहीं था, हमारे घर पे कोई नहीं था, ज़बरदस्ती वही लड़की को भेज के लिया के गया बाथरूम के इधर से उसको लेके भागा के। वडाला टीटी एरिया में 22 तारीख को घटना हुई, 22 जून। यहाँ पे 11 साल की लड़की का किडनैप हुआ था। वडाला टीटी में ऑफेंस गुना रजिस्टर होने के बाद हमने पूरी टीम छानबीन के लिए लगाई थी। तो बाद में ऐसे मालूम हुआ अपने सोर्स से कि ये एक लड़के ने इसको किडनैप किया है जो 22 साल का है, बाद में मालूम हुआ। और ये लड़का और ये लड़की दोनों साथ में देश के विविध शहर में रहते थे। लड़का वहाँ पे काम करता था, जो भी पैसा मिलता था खर्चा करता था। तो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी टीम हमने वहाँ पे भेजी थी। ये दोनों लड़का लड़की ये पहले चंडीगढ़ गए थे, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा से कुछ लोगों को हमने अरेस्ट किया। बाद में जो मेन एक्यूज है उसको भी हमने अरेस्ट किया है। जहाँ पे रहते थे जिन लोगों ने इनको पनाह दी है हमने उनको भी आरोपी बनाया है, उनको भी अरेस्ट किया है। एक आदमी था उसने इन लोगों की शादी कराई थी, उसको भी हमने आरोपी किया है और उसको भी हमने अरेस्ट। राजकोट में आयकर के अधिकारियों ने राजकोट के बाजार में कई जगहों पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान आयकर अधिकारियों ने काफी ज्यादा बेनामी संपत्ति बरामद की है। आयकर की इस कार्रवाई के बाजार में हड़कंप मच गया है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयर्स यूनियन ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी लंबित मांग को जल्द से जल्द पूरी करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चित हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है। कर्मचारियों की मांग है कि रेलवे को प्राइवेट सेक्टर को ना दिया जाए और नई पेंशन नीति को लागू किया जाए। आज जो हम धरना कर रहे हैं रेल बचाओ देश बचाओ के नारा को लेके रेलवे को एफडीआई के नाम पर, पीपीपी के नाम पर और जो रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट जो है प्रॉफिट करने वाला वो बेचने की योजना विदेशियों के हाथ में देने की योजना बन रही है, जिसकी वजह से जो रेलवे का प्रॉफिट मेकर जो फैक्ट्री है जैसे कि कोच फैक्ट्री है, इंजन बनाने वाले जो लोकोमोटिव जो बनाता है हमारे पास सरप्लस पड़ा है वो बेचने के लिए। और सबसे डेंजर जो रेलवे जिस पर प्रॉफिट कर रही है जो 16% जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट है वो प्राइवेटों के हाथ में सौंपने का काम हो रहा है। सरकार को 17 तारीख को हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री साथी शिव गोपाल मिश्रा रेलवे मिनिस्टर को मिलने का काम किया था और अभी तक उसका सरकार को हम मना नहीं कर रहे। एफडीआई वो करे, मान लो कि बुलेट ट्रेन कराना है वो करे, जापान के साथ चाइना के साथ करके उसकी सेपरेट लाइन बने, उसका जैसा मेट्रो रेल में चल रहा है इस तरह का प्राइवेट हाथों में रेलवे के एक भी पैसा इसमें नहीं जाए करे तो हम वेलकम करते हैं। बाकी रेलवे में को नुकसान करे ऐसी कोई पर परिस्थिति आएगी तो आने वाले समय में हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पर भी जाने का। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर एक महिला ने लोकल ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन के पैसेंजर और जीआरपी वहां पर पहुंचे। डॉक्टर की मदद से मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दोनों को बोरीवली स्टेशन के पास सरकारी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। हमारे 108 पे एम्बुलेंस पे कॉल आया कि एक पेशेंट बोरीवली स्टेशन पे डिलीवरी हो रहा है तो आप तुरंत वहाँ पे आ जाओ। तो विद इन फ्रैक्शन मिनट हम 2 मिनट में वहाँ पहुँच गए और देखा कि बच्चा बाहर आ रहा था, डिलीवरी के समय था। तो मैंने फ़ौरन उसको बच्चे को डिलीवरी करवाया और बच्चे को और माँ को अच्छे से कॉर्ड क्लैम्प करके सेपरेट किया। बच्चा और माँ दोनों ही हेल्दी थे तो उनको आराम से हमने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे भर्ती किया है। बच्चे की जो माँ है शायद नाला सुपारे से आ रही थी और सांता क्रूज जा रही थी। मैं जहाँ काम करता उधर से कॉल आया था, फिर कॉल आने के बाद मैं आया तो बच्चे इधर पैदा हुआ, ट्रेन में पैदा हुआ। ट्रेन में पैदा होने के बाद इधर आया तो सब लोग बच्चे भी ठीक है।
मानव संस्थान विकास मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा केंद्र का दरवाजा बीएसएफ के जवानों के लिए खोलने का ऐलान किया है। बीएसएफ के कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने कहा कि जवानों के शहीद होने पर कई परिवारों को न्यूनतम शिक्षा नहीं होने की वजह से नौकरी नहीं मिल पाती है और अब ऐसे जवानों के परिवार वयस्क शिक्षा केंद्र पर योग्यता हासिल कर सकते हैं। नवी मुंबई खारघर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है जिसने कुल मिलाकर 4 शादी की है। शायद वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आता तो न जाने कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाता। पकड़े गए आरोपी का नाम फिरोज मोहम्मद उर्फ अशोक नायर है। आपको जानकर हैरत होगी कि फिरोज ने जिनके भी साथ शादी की उसी महिला से रुपए वसूले और उसकी आबरू से खेलकर चला जाता था, लेकिन एक महिला ने हिम्मत दिखाई और अपने साथ हुए ज्यादती की शिकायत पुलिस छानबीन में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने फिरोज को हिरासत में ले लिया है। आरोपी अशोक नायर जो होता त्याने सदर महिलेला तिचं खरं नाव सांगितलेलं नव्हतं। तिचा विश्वास संपादन करून नंतर ते पैसे आणि ज्वेलरी घेतली। त्यानंतर त्यांचे दोघांचे क्लॅशेस झाले असता तिला मारहाण केली। मारहाणीमध्ये तिचा हात फ्रॅक्चर झाला होता। नंतर तिला त्याच्यापासून काही दिवस राहिलेले होते, प्रेग्नन्सी होती। तिला बळजबरीने तिचं अबॉर्शन करायला लावलं। त्यानंतर तो फरार झाला। सदर कंप्लेंट दाखल केल्यानंतर आरोपीचा तपास केला। त्यावेळेस आरोपी बँक खात्यावरून त्याचा ट्रेस घेऊन तो बोरवली येथे अटक करण्यात आला। अटक केल्यानंतर त्याचं खरं नाव फिरोज मोहम्मद राहणार केरळ असं निष्पन्न झालं। त्याचं एक मुस्लिम स्त्री तहसीन नावाच्या गुजराती मुस्लिम स्त्री बरोबर विवाह झालेला आहे। त्या आरोपीने इतर त्यांची शारीरिक इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।